कैसे हैं प्यारे बच्चों। आप सभी का आज एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस पे। ठीक है, और वही अपनी एक रिपीटेड लाइन मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो कमेंट भी करा करें। अपनी क्वेरीज भी आप वाया कमेंट हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जितनी भी चैनल से रिगार्डिंग अपडेट्स होंगी वो आपको तभी मिल पाएंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। हमारी जो भी न्यू वीडियो चैनल पर आ रही है वो सब आपको तभी प्रोवाइड्स हो पाएंगी। आपको टाइम से ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई कौन सा वीडियो टाइमली अपलोड होने वाला है। ठीक है ना। कल हमने जो हमारा टॉपिक डिस्कस करा था वो सोल्यूशन था, और कहीं ना कहीं हमने सोल्यूशन के बेसिक कंसेप्ट्स को समझा था। ठीक है, और मैं आपको सोल्यूशन पढ़ाता 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 कहाँ ले आया था, कॉन्सेंट्रेशन मेजरिंग टर्म्स पर ले आया था। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिन बच्चों का मूल कंसेप्ट वीक है उनके लिए भी मैं एक बहुत जल्दी एक पूरा वन शॉट वीडियो लेकर आऊँगा मूल कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है ना। तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि जिन बच्चों का मूल कंसेप्ट वीक है, समझ में उनको भी आएगा ऐसा नहीं है। ठीक है ना। जो भी सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मूलाज यहाँ यूज होते रहेंगे रिगार्डिंग मूल कंसेप्ट वो मैं साइड में लिखता रहूंगा। ठीक है, बट फिर भी जिन बच्चों का मूल कंसेप्ट वीक है पहले वो मूल कंसेप्ट को पढ़ लें और फिर इसको पढ़ें या इन वीडियोस को देखें तो उनको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। बट मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको एक ही बारी में क्लैरिटी मिल जाए, यानी कि जिनको मूल कंसेप्ट नहीं भी आता उनको भी चीजें समझ में आती रहे। ठीक है ना। इज दैट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कल इस चैप्टर में कि हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं। और कल हमने सॉल्यूशन का मतलब तो समझ लिया था कि सॉल्यूशन क्या होता है भैया। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बनने वाला एक होमोजेनियस मिक्सचर। अब चाहे फिर वो एयर हो, लेमनेड हो, शुगर सॉल्यूशन हो, सॉल्ट सॉल्यूशन हो, अलॉयज हो, वो सब क्या है, सॉल्यूशन का ही उदाहरण है। और उनके पार्टिकल का जो साइज होता है वो 10⁻⁻7 से 10⁻8 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। ठीक है बेटा। इसके बाद हमने ये भी जाना था कि होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सॉल्यूशन में स्पेसिफिकली हमें जिस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है वो था बच्चे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या था? बाइनरी सॉल्यूशन। और मैंने बताया था बाइनरी सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है। जैसे सॉल्यूशन का मतलब तो है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, यानी कि सॉल्यूशन का मतलब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं उस मिक्सचर के अंदर। लेकिन बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब वो होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट से मिलकर बना हो। अब दो कंपोनेंट से मिलकर बना हो यानी कि जिसमें दो ही कंपोनेंट होने चाहिए, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। वैसे भी अमूमन तौर पर यानी कि इन जनरल किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो एक ही होता है। ठीक है ना। और सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना। बट बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट होगा। ठीक है जी। इज इट क्लियर? यानी कि दो ही कंपोनेंट होंगे जिनमें से एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। फिर मैंने ये तरीका भी बताया था कि किसी बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर जो दो कंपोनेंट मौजूद हैं आप कैसे पता करेंगे कि उनमें से कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट है या कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट है। ठीक है ना। इन जनरल जिसकी मात्रा कम होती है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जिस कंपोनेंट की मात्रा कम है या जो लेसर प्रोपोर्शन में है, दैट इज ऑलवेज बिकम सॉल्यूट, वो हमेशा सॉल्यूट बनता है। और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जो लार्ज प्रोपोर्शंस में होता है, वो हमेशा सॉल्वेंट बनता है। क्योंकि इस चैप्टर में बार बार हम सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जिक्र करेंगे या बार बार सॉल्यूट और सॉल्वेंट की चर्चा होगी, तो क्यों ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी तैयार कर लें। और वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए जो एनालॉजी या टर्मिनोलॉजी हम तैयार कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से होगा बेटा। किस प्रकार से? कि आज से मैं जब जब सॉल्यूट की बात करूंगा, आप जब भी कोई सॉल्यूशन तैयार करते हैं या आप बाइनरी सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है बच्चे। अब सॉल्यूशन बनाने की शुरुआत तो सॉल्वेंट से ही होती है। पहले हम इनिशियली सॉल्वेंट लेते हैं और उसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करना शुरू करते हैं, तब जाकर सॉल्यूशन बनता है। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन को बनाते वक्त शुरुआती तौर पे हमारे पास क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। ठीक है जी। और क्योंकि शुरुआती तौर पे यानी कि सॉल्यूशन के बनने की शुरुआत सॉल्वेंट से होती है, तो उसी एनालॉजी को देखते हुए हमने पढ़ा है कि इंग्लिश अल्फाबेट की शुरुआत किससे होती है? लेटर ए से होती है। तो जब जब मैं सॉल्वेंट की बात करूंगा तो मैं लेटर ए लिखूंगा, रादर राइटिंग कंप्लीट स्पेलिंग ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना। पूरा का पूरा सॉल्वेंट लिखने की बजाय मैं ए भी लिख रहा हूं तो ए का मतलब सॉल्वेंट से है। ठीक है ना। सिमिलरली बाद में सॉल्यूट ऐड होता है किसी भी सॉल्यूशन में, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा एनालॉजी बी, या इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो बी। एनसीईआरटी में कभी कभी ए की जगह 1 और बी की जगह 2 का भी यूज कर लिया जाता है। इज दैट क्लियर? यानी कि एनालॉजिकली सॉल्वेंट के लिए हम ए या फिर 1 का यूज करते हैं और सॉल्यूट के लिए बी या फिर 2 का यूज करते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजों की बात होगी, वो होगी बेटा कि एक तो जगह जगह बात होती है
गिवन मास की, कि गिवन मास क्या होता है, और एक होगा मोलर मास। मोलर मास वही मोल कंसेप्ट से निकल कर आया है। बाकी वैसे बच्चे जानते होंगे कि बच्चे मोलर मास क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास जब आप ग्राम्स में निकालते हैं तो दैट मास इज नोन एज मोलर मास। ठीक है जी। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास अगर आप ग्राम्स में निकाल रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी एलिमेंट के एक एटम का मास यानी कि एटॉमिक मास, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास, और किसी भी आयनिक कंपाउंड के एक यूनिट, एक फॉर्मूला यूनिट का मास यानी कि फॉर्मूला मास, ये सब इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड मोलर मास के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात मैं लिख भी देता हूं, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो, अगर मैं गिवन मास की बात कर रहा हूं तो गिवन मास किसी भी सब्सटेंस का वो मास है जो क्वेश्चन में गिवन है, कि हाँ भाई मैंने 10 ग्राम नमक 20 ग्राम पानी में डिसॉल्व करा है, तो ये 10 ग्राम या 20 ग्राम क्या है, ये नमक और वाटर के गिवन मासेस हैं। और जब जब गिवन मास की बात होगी तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल w से। बेटा किससे रिप्रेजेंट करूंगा, स्मॉल w से। ठीक है ना। अगर वो सॉल्यूट का मास है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है बेटा, अगर वो सॉल्यूट का मास है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम W, और यहां नीचे लिख देंगे स्मॉल b, छोटा सा b लिख देंगे। ठीक है ना, सबस्क्रिप्ट में b लिख देंगे। अगर वो सॉल्वेंट का गिवन मास है तो हम लिखेंगे W और यहां छोटा सा स्मॉल a। ठीक है जी, इज इट क्लियर। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आपने पढ़ा है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है बच्चे, एटॉमिक मास होता है किसी भी एक एटम का मास। द मास ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। इसके अलावा आपने पढ़ा है मॉलिक्यूलर मास। बेटा जैसे एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास होता है। ठीक है जी, द मास ऑफ मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल बना होता है एटम से मिलकर, यानी कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद सारे के सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस का जोड़ करने पर ही आपको क्या मिलता है, उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। और आयनिक कंपाउंड्स के केस में हम वही मास फॉर्मूला मास से डिनोट करते हैं, यानी कि वहां हम निकालते हैं फॉर्मूला मास। किसी भी कंपाउंड के एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर जितने भी आयंस मौजूद हैं, उन सारे के सारे आयंस के रेस्पेक्टिव मासेस का सम ही क्या कहलाता है, फॉर्मूला मास कहलाता है। ठीक है ना। और आपको ये जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास ये एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, इक्वल्स टू मोलर मास। ये थोड़ा थोड़ा मैं साइड बाय साइड मोल कंसेप्ट लेकर चला हूं, जिससे कि बच्चों को क्लैरिटी हो जाए। और मोलर मास क्या होता है बेसिकली, मोलर मास होता है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। इसलिए मोलर मास के लिए जो यूनिट हम टिपिकली यूज करते हैं वो यूज करते हैं ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल का मास वो भी ग्राम में, दैट इज मोलर मास। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि एटॉमिक मास यानी किसी एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास यानी कि किसी मॉलिक्यूल का मास, और फॉर्मूला मास यानी किसी आयनिक कंपाउंड के एक फॉर्मूला यूनिट का मास, ये सब के सब इक्वल होते हैं किसके, मोलर मास के, लेकिन only in terms of magnitude, in terms of magnitude, यानी कि इनके मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, न्यूमेरिकली ये बराबर होते हैं। ठीक है ना। डिफर ओनली इन स्केल ऑफ मेजरमेंट, इनको मेजर करने का जो स्केल है बस वो अलग है, इनको मेजर करने के जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है वो अलग है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि जो एटॉमिक मास होता है बेटे वो मेजर करा जाता है AMU में, और बाद में IUPAC के रिकमेंडेशन पे इसी AMU को हमने रिप्लेस कर दिया था U से। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट और U मतलब यूनिफाइड मास। और मॉलिक्यूलर मास को भी आप AMU या फिर U में ही डिनोट करते हैं या निकालते हैं। फॉर्मूला मास भी सेम AMU या फिर U में मेजर होता है, जबकि जो मोलर मास होता है वो ग्राम्स में मेजर होता है। किसमें, ग्राम्स में। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि कार्बन एलिमेंट के एक एटम का मास कितना होगा, तो बेटा कार्बन एलिमेंट के एक एटम का मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12,
कार्बन के कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास कितना होता है बेटा? दैट इज 12 AMU या फिर कह लीजिए 12U। और मैं कहूं मोलर मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के एक एटम का मोलर मास कितना होगा? तो बेटा कार्बन 12 के एक एटम का मोलर मास होगा सिर्फ 12 ग्राम। सिर्फ इतना फर्क है। देखिए मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों क्या है? बराबर है। दोनों का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकली दोनों इक्वल है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एटॉमिक मास, एक एटम का मास एटॉमिक मास, और एक एटम के अंदर आने वाले मोल्स का मास यानी कि मोलर मास, दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है। सिर्फ फर्क है स्केल ऑफ मेजरमेंट का। ये मेजर करा जाता है AMU में, तो ये ग्राम में। और इन दोनों यूनिट में बहुत फर्क है। इन दोनों यूनिट में कैसा फर्क है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चे कि इन दोनों यूनिट में बेसिकली जो फर्क है वो ये है कि एक AMU 1 AMU इक्वल होता है मास ऑफ 1 प्रोटॉन के। एक प्रोटॉन पे जितना मास होता है दैट इज 1 AMU इज इक्वल टू 1.672 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो देखो इन दोनों यूनिट्स में कितना फर्क है। AMU तो ग्राम के मुकाबले बहुत छोटी यूनिट है। दैट मींस किसी भी मॉलिक्यूल का जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही उसका मोलर मास भी होगा, बस फर्क है स्केल ऑफ मेजरमेंट का। ठीक है जी। जैसे अगर मैं बात करूं मीथेन की, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? ये एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है। एक कार्बन पे मास होता है 12, एक हाइड्रोजन पे मास होता है 1, लेकिन क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 4 16 AMU। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। क्या हो गया है बेटा? मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि मीथेन मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालिए, तो मोलर मास मतलब इसके एक मोल का मास, तो वो होगा 16 ग्राम। सिर्फ स्केल ऑफ मेजरमेंट का फर्क है। ठीक है। ये मैं जब मोल कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो डिटेल में प्रूव करके भी आपको दिखा दूंगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? तो ये मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट मैंने क्यों बताया वो आप अभी समझेंगे। तो इतना ध्यान रखेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बना होता है एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से मिलकर। जब जब सॉल्वेंट की बात होगी तो मैं उसको एनालॉजिकली A या फिर 1 से रिप्रेजेंट करूंगा और सॉल्यूट के लिए B या फिर 2 का यूज करूंगा। ठीक है। इज दैट क्लियर? और ये ध्यान रखिएगा बच्चे कि मैं A और B का यूज करूंगा क्योंकि मैं इससे यूज टू हूं, जबकि NCERT 1 और 2 को प्रेफरेंस देता है। आपकी स्वेच्छा है कि आप 1 या 2 एनालॉजी का यूज करना चाहते हैं या फिर A और B एनालॉजी का यूज करना चाहते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो गिवन मासेस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल w से। इफ इट इज अ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट तो उसको WB से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इफ इट इज अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट तो उसको WA से रिप्रेजेंट करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? बताइए। ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो मैं रफ कर देता हूं। ठीक है। अब ये मोलर मास का कंसेप्ट मैंने आपको क्यों बताया बेटा? ये मोलर मास का कंसेप्ट इसलिए बताया गया आपको कि चलिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के गिवन मासेस को तो आप स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल w से, गिवन मासेस। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके मोलर मास की या इनके मॉलिक्यूलर मास की, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे आप स्मॉल m से। इफ इट इज अ मॉलिक्यूलर या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो लिखेंगे MB, और इफ इट इज अ मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो लिखेंगे MA। तो इतनी ध्यान रखिएगा कि आज के बाद मैं जब जब WB लिख रहा हूं दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट W इज फॉर गिवन मास एंड B इज फॉर सॉल्यूट, दैट मींस गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। और अगर WA लिख रहा हूं तो इट मींस गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली अगर मैं MB लिख रहा हूं तो M इज फॉर मोलर मास एंड B इज फॉर सॉल्यूट, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी। कितने बच्चे ये जानते होंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं साइड बाय साइड बताता चलूंगा। लेकिन वो आए कैसे हैं फॉर्मुलाज, देखो वो मोल कंसेप्ट से ही समझ में आएगा, अदरवाइज तो ये टॉपिक फिर कहीं ना कहीं मोल कंसेप्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका बजाय सॉल्यूशन की मोल कंसेप्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा टॉपिक। ठीक है ना। तो इसलिए हमारा जो अब आगे का फोकस रहना चाहिए वो बेटा किस पे रहना चाहिए? वो सॉल्यूशन पे रहना चाहिए, यानी कि अपने टॉपिक से ना भटकते हुए हमें सॉल्यूशन पर ही लौटकर आना चाहिए। अब मैंने जैसा कल आपको बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है या कितना सॉल्वेंट है या किस कंपोनेंट की मात्रा कितनी है, उस आधार पे पता लगता है कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट। जिस कंपोनेंट की मात्रा ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट और जिस कंपोनेंट की मात्रा कम होगी वो सॉल्यूट होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस कंपोनेंट की मात्रा कितनी है सॉल्यूशन के अंदर? तो ये पता लगाने के लिए हम निकालते हैं सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी दिए गए सॉल्यूशन के अंदर या किसी भी दी गई सॉल्यूशन की मात्रा में
कितना सल्यूट मौजूद है वही कहलाता है उसका कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा नहीं है हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्वेंट के टर्म्स में नहीं नाप सकते। आप ये पता लगा लीजिए किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना है, वो भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। आप ये पता लगा लीजिए किसी सॉल्यूशन में सल्यूट कितना है, वो भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन आईयूपीएसी ने जो स्टैंडर्ड बनाया है वो सल्यूट को बनाया है कि जब जब हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन की दी गई मात्रा में कितना सल्यूट प्रेजेंट है, वही उसकी कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। और इस चीज को मेजर करने के लिए कि भाई हम मेजर कैसे करेंगे कि कितना सल्यूट है कितना नहीं, तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ जनरल टर्म्स हैं जिसको कॉन्सेंट्रेशन मेजरिंग टर्म्स बोलते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन मेजरिंग टर्म इनको क्यों बोला गया है, वो इसलिए बोला गया है क्योंकि ये किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज करी जाती है बेटा, ठीक है। और मैंने आपको कल बताया भी था कि वो कॉन्सेंट्रेशन मेजरिंग टर्म कौन कौन सी हैं। कॉन्सेंट्रेशन मेजरिंग टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन मेजरिंग टर्म का मतलब क्या बेटा, टर्म्स यूज टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऐसी टर्म्स जिनका यूज करा जाता है किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए या मेजर करने के लिए। और ऐसी कल मैंने यहां 10 टर्म्स लिखी थी, लेकिन रिलेवेंटली हमें उनमें से 8 की ही बात करनी है, तो मैं वो 8 यहां पर लिख दे रहा हूं। कौन कौन सी थी बेटा वो, मास परसेंट, जिसको और भी नामों से बुलाया जाता है, परसेंट बाय मास या परसेंटेज बाय मास या मास बाय मास परसेंटेज या परसेंटेज कंपोजिशन, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना। तो पहली ये थी। दूसरी आपकी थी वॉल्यूम परसेंट या फिर परसेंट बाय वॉल्यूम। तीसरी टर्म थी आपकी बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। चौथी टर्म थी आपकी बेटा पार्ट्स पर मिलियन, जिसको शॉर्ट में आप पीपीएमबी लिख देते हैं, ठीक है जी। पांचवी थी आपकी बेटा मोल फ्रैक्शन। क्या थी, मोल फ्रैक्शन। छठी टर्म थी आपकी बेटा मोलैलिटी। सातवीं टर्म थी आपके पास बेटा मोलैरिटी। और आठवीं टर्म थी आपके पास नॉर्मेलिटी। ये वो 8 टर्म्स हैं जिनकी मदद से आप किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को माप सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इनमें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यानी कि जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है बेटा, वो है आपका नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज। कंपटीशन व्यू से देखें तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात करूं तो नॉर्मेलिटी पे से क्वेश्चंस वहां पर नहीं आते, क्योंकि इसका बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा। उसमें आपको सिर्फ डिटेल में पढ़ना है मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और कभी कभी पीपीएम पे भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन वहां से बन सकता है। अब ये जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन मेजरिंग टर्म लिखी है, इनको ब्रॉडली क्लासिफाई करा गया है 2 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है ना। ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। और वो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी है बेटा, वो 2 कैटेगरीज है। वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट and the other one is temperature independent। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि यहां ये जो 8 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिखी हुई हैं, अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफाई इनको करूं तो वो 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और मैं आपको ये भी बता दूं, इनमें से 4 टेम्परेचर डिपेंडेंट है, 4 टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अब क्यों है वो आपको बताया जाएगा, बस ये ध्यान रखना कि जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में इन्वॉल्वमेंट होगा वॉल्यूम का, किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, वॉल्यूम का। क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में एक डायरेक्ट रिलेशन, एक संबंध है कि इन जनरल आमूमन तौर पर या आमतौर पर ऐसा होता है कि जब आप टेंपरेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होता है, एक्सपेंड करता है, यानी कि इंक्रीज होता है। एक्सेप्ट फॉर फ्रीजिंग, अगर फ्रीजिंग की बात करें यानी कि वाटर के फ्रीज होने की, तो वहां पर टेंपरेचर को बढ़ाने पर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, तो वो कुछ एक्सेप्शन है। अदरवाइज इन जनरल तो ऐसा ही होता है कि जब आप टेंपरेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होती है, बढ़ती है। दैट मींस टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इन जनरल ऐसा ही देखा गया है, ठीक है ना। तो जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में इन्वॉल्वमेंट होगा वॉल्यूम का, वो सारी की सारी क्या होंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी। क्यों, क्योंकि उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वॉल्यूम का, और टेम्परेचर के चेंज होने पे वॉल्यूम चेंज होती है, और अगर वॉल्यूम चेंज होगी तो वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का वैल्यू भी चेंज होगा। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात करूं तो आपने पढ़ा है कि मास
और टेम्परेचर में कोई संबंध नहीं है। इवन मास का तो संबंध होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है मास रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है ना। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा है कि मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि टेम्परेचर के घटने या बढ़ने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मींस जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म में लिक्विड की मासेस की बात होगी, यानी कि हम लिक्विड्स की वॉल्यूम की ना बात करके लिक्विड के मासेस की बात करेंगे, ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी। यानी कि जहां पर इन्वॉल्वमेंट होगा, मैं लिख देता हूं इस बात का, इन्वॉल्व्स मास और यहां पर इन्वॉल्व्स वॉल्यूम, ठीक है। अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊं और मैं इनको क्लासिफाई करूं तो बेटा ये बात ध्यान रखिए आप कि हमारे पास जो टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं बेटा, तो वो है वॉल्यूम परसेंट, नंबर 1 वॉल्यूम परसेंट। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसके नाम में ही वॉल्यूम आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट होगा, और अगर वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट होगा तो टेम्परेचर के फ्लक्चुएट होने से वॉल्यूम भी चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इसमें भी वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, 1 2। तीसरा है बेटा क्या, तो तीसरा है हमारे पास मोलैरिटी, मोलैरिटी में भी होता है वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट। और चौथा है आपका नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में भी होता है वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी भी कहीं ना कहीं सोल्यूशन के वॉल्यूम पे डिपेंड करती हैं, और अगर वॉल्यूम पे डिपेंड करेंगी तो टेम्परेचर पे ऑटोमेटिकली डिपेंड करेंगे क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होता है। इज दैट क्लियर और नॉट। एक्सपेंड हो या कॉन्ट्रैक्ट को, एक्सेप्शनली कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है लेकिन चेंज तो हो रहा है ना, तो इन पर भी फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा जो बची हुई 4 है, यानी कि मास परसेंटेज, जैसे नाम में ही मास परसेंट आ रहा है, यानी कि ये मास इन्वॉल्व करेगी या मास का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो दैट इज व्हाई इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। फिर है हमारे पास बेटा ppm एंड देन मोल फ्रैक्शन, और इसके अलावा जो चौथी है वो है मोलैलिटी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको कि इनमें से सबसे बढ़िया तरीका किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने का, एक्सप्रेस करने का है, वो है मोलैलिटी, ठीक है ना। मोलैलिटी इज द बेस्ट कन्वीनियंट मेथड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है बेटा, मोलैलिटी होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट, बताइए। तो ये 4 टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और ये 4 टेम्परेचर डिपेंडेंट। अच्छा, आपकी नजर में वैसे भी कौन सी ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा बेहतर है या ये ज्यादा बेहतर है? देखो प्रैक्टिकली तो जब आप लैब में किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि वहां पर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाए। उसके लिए हमें बहुत बड़े apparatus की रिक्वायरमेंट, जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल लेवल पे तो पॉसिबल है बट लैब्स में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाई अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट ही नहीं रख पाएंगे, यानी कि टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, और टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा तो इनकी वॉल्यूम पर भी फर्क पड़ेगा, और वॉल्यूम पर फर्क पड़ेगा तो इन पर भी फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई इनके कंपैरिजन में ये ज्यादा बेहतर तरीका है किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। अब हमें एक एक कर इन सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को बेटा पढ़ना है। इज दैट क्लियर और नॉट, बताइए, समझ में आ गया? चलिए अब हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे ऐसा कुछ खास है नहीं बट फिर भी ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म, यानी कि मास परसेंट का। बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए, एक एक न्यूमेरिकल भी आपसे होगा, और न्यूमेरिकल के सेशन हम लोग लाइव रखेंगे, ठीक है ना, जिससे कि साइड बाय साइड क्वेरीज वगैरह सॉल्व होती रहे। कोशिश ये है कि आगे की क्लासेस भी लाइव हो जाएं, लेकिन अभी थोड़ा वो टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है हमारे उसमें, तो इस वजह से लाइव नहीं हो पा रहे हैं। अदरवाइज न्यूमेरिकल्स जो हम रखेंगे, न्यूमेरिकल सेशन, वो हम लाइव ही रखेंगे, ठीक है जी। तो अब हमारा जो पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, द फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वेरी फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वो पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बेटा आपका मास परसेंट, मास परसेंट, या फिर बोल सकते हैं परसेंट बाय मास, परसेंट बाय मास, या फिर बोल सकते हैं मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है जी। और या फिर बोल सकते हैं आप परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं बेटा आप, देखो अपने अपने तरीके हैं डिनोट करने के। जब आप फॉर्मूलेज में इसको किसी सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मूला में यूज करेंगे तो वहां तो हम x% से डिनोट कर देते हैं, अदरवाइज वैसे इसको डिनोट करने का सही तरीका है डिनोटेड एज
मास बाय मास, और मास के लिए हम स्मॉल w का यूज करते हैं, यानी कि w बाय w परसेंट। आप इसका भी यूज कर सकते हैं या सिंपली x% का भी यूज कर सकते हैं। x% का मतलब मास परसेंट ही होगा। इज दैट क्लियर और नॉट, बताइए कोई डाउट। अब ये मास परसेंटेज होता क्या है, ठीक है, तो बेटा it is defined as the amount of solute in grams present in 100 grams of solution। 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, वही कहलाता है मास परसेंट। क्या कहलाता है? मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इन दैट सोल्यूशन, कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर कितना परसेंट सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है जी। या फिर आप कह सकते हैं कि 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज मास परसेंटेज। उसी को क्या बोलते हैं आप? मास परसेंटेज बोलते हैं। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं बच्चे, तो इसका जो फॉर्मूला होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, या फिर कह लीजिए परसेंट बाय मास। किसके लिए? सोल्यूट के लिए। तो वो होगा बेटा मास ऑफ सोल्यूट, जो ग्राम्स में होना चाहिए, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में 100 यानी कि 10 की पावर 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मास परसेंटेज या मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन के अंदर कितना प्रतिशत सोल्यूट मौजूद है, वही क्या कहलाता है? मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। और उसको निकालने का तरीका क्या है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट मौजूद है, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा, अब आप कुछ चीजों को और समझते चले मेरे साथ साथ। अगर मैं इसको सिंबलाइज कर दूं यहां पर, तो आप जानते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट को हम डिनोट करते हैं किससे? W बाय W परसेंट कह लीजिए, या फिर सिंपल कह लीजिए x%। तो वो होगा बेटा मास ऑफ सोल्यूट यानी कि WB। आपको बता दिया था मैंने, मास ऑफ सोल्यूट यानी कि सोल्यूट का दिया गया मास, जो किस में होना चाहिए? ग्राम्स में, अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन। और बेटा सोल्यूशन का मास कैसे निकलता है? आप जानते हैं कि सोल्यूशन में हम बात कर रहे हैं बाइनरी सोल्यूशन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? बाइनरी सोल्यूशन। और बाइनरी सोल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगर हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मासेस को जोड़ देंगे तो सोल्यूशन का मास मिल जाएगा, दैट इज सॉल्वेंट का मास इज WA एंड सोल्यूट का मास इज WB। दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा? सोल्यूशन का मास, और मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 2। इज दैट क्लियर और नॉट, बताइए। हाँ, अच्छा, अब यहां एक डाउट और निकल कर आता है। एक डाउट ये निकल कर आता है, वो ये निकल कर आता है कि इफ इन प्लेस ऑफ, या आप ऐसे लिखिए, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसे आप D से भी दिखा सकते हैं या फिर रो से भी दिखा सकते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज V is given in place of mass of solution or mass of solvent, then अगर आपके पास सॉल्वेंट का मास हो ही ना, तो आप सोल्यूशन का मास नहीं निकाल सकते, यानी कि इनडायरेक्टली आपके पास सोल्यूशन का मास है ही नहीं। तो उसको निकालने के लिए उन्होंने एक ऑल्टरनेट तरीका आपको दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। भाई कोई ना कोई ऐसी चीज दे रखी होगी जिसकी मदद से आप क्या निकाल पाए? सोल्यूशन का मास निकाल पाए। तो देखिए, उसको निकालने के लिए आपको दी जाएगी सोल्यूशन की डेंसिटी और सोल्यूशन की वॉल्यूम। जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ये चीजें, कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। होता है या नहीं होता, बताइए। अगर मैं सोल्यूशन की डेंसिटी की बात करूं, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ
सोल्यूशन। बताइए यही फॉर्मूला होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब हमें यहां से क्या चाहिए? सोल्यूशन का मास चाहिए। तो यहां से मास ऑफ सोल्यूशन कितना निकल कर आ जाएगा? वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, और ये जो वॉल्यूम डिवाइड में धरा के मल्टीप्लाई हो जाएगी इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज रो इनटू में वी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है ये इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, यानी कि यहां से मेरे पास मास परसेंट या फिर परसेंट बाय मास का एक नया फॉर्मूला निकल सकता है, और वो हो सकता है कि इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि x% इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन दैट इज WB अपॉन में, ये ग्राम्स में होना चाहिए, अपॉन में डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और इनटू में 10 की पावर 2। ये भी तरीका है क्या निकालने का बेटा? मास परसेंट निकालने का। इज दैट क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अभी और चीजें भी निकल कर आने वाली हैं इसी में, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। चलिए मैं 5 तक काउंट कर रहा है, इतने आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो डेफिनेशन क्लियर होगी। मास परसेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? मैं डेफिनेशन को रफ नहीं कर रहा हूं, बाकी चीजों को रफ कर रहा हूं। तो बेटा अभी आपने पढ़ा था कि मास परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास है, सल्यूट का मास परसेंटेज निकालने का, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज WA प्लस WB इनटू में 10 की पावर 2। अब ये जो रेशियो आपको नजर आ रहा है दैट इज द रेशियो मास ऑफ सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, ये जो रेशियो है इज टर्म्ड एज मास फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मास फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास फ्रैक्शन बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहां पर सल्यूट का मास अपॉन में सॉल्यूशन का मास, इसको क्या कहा जाता है? इस रेशियो को आप मास फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको सल्यूट का मास फ्रैक्शन चाहिए, मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या होगा? नॉट सॉल्यूशन, ओनली सल्यूट। तो मास फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, सल्यूट यानी कि सल्यूट का फ्रैक्शन यानी कि पूरे के पूरे सॉल्यूशन में सल्यूट कितना है, दैट इज द मास फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो वो बनेगा बेटा मास ऑफ सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब WB अपॉन में WA प्लस WB। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो बेटा वो क्या होगा? वो होगा मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स सॉल्वेंट का मास इज रिप्रेजेंटेड बाय WA और WA प्लस WB। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां से हम मास परसेंटेज का एक फॉर्मूला और तैयार कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? मास परसेंटेज का एक फॉर्मूला और तैयार कर सकते हैं। वो क्या तैयार कर सकते हैं? देखो अब यहां पर आ जाओ आप। मास परसेंटेज का जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो क्या था? मास ऑफ सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, और इस रेशियो को क्या कहते हैं? मास फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास फ्रैक्शन। यानी कि यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला और निकल कर आ गया, दैट इज मास परसेंट ऑफ सल्यूट। अगर आपको निकालना है तो उसको निकालने का एक तरीका ये भी है, मास फ्रैक्शन किसका? सल्यूट का, और इनटू में 10 की पावर 2। इज दैट क्लियर और नॉट? बताइए कोई डाउट यहां तक? हाँ श्योर? एक बार फिर दोबारा से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, सो दैट वी कैन मूव अहेड, जिससे कि हम आगे बढ़ पाए। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हमने जितने भी फॉर्मूला यहां पर पढ़े हैं, मैं सारे के सारे फॉर्मूलाज एक बार आपके सामने लिख रहा हूं,
और फिर क्वेश्चंस में मास परसेंटेज दिया है, ये हम कैसे पहचानेंगे, और वो मास परसेंटेज इवेंचुअली हमें क्या बता रहा होगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो हमने जो पहला फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज W/W% मास बाय मास परसेंटेज या फिर मास परसेंट ऑफ सल्यूट, वो पढ़ा मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, जो निकलेगा सल्यूट और सॉल्वेंट की मास को जोड़कर इनटू में 10⁻²। या फिर एक और फॉर्मूला ये हो सकता है कि अगर हमें सॉल्यूशन का मास देने के लिए, निकालने के लिए पर्याप्त डाटा हमारे पास नहीं है, तो फिर WB अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमें डेंसिटी दे रखी होगी और वॉल्यूम दे रखी होगी, और इनटू में 10⁻²। इज दैट क्लियर? चलिए, और एक हमने ये पढ़ा मास फ्रैक्शन इनटू में 10⁻²। ये तीन फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं। एंड सिंस इट इज अ परसेंट बेसिकली, तो इसका कोई एज सच कोई यूनिट नहीं होता, ना ही कोई डायमेंशन होता है। ठीक है, अब इसको समझो कि इसका मतलब क्या है। जैसे अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा हो आपके पास, क्वेश्चन में लिखा हो 10% solution of sugar by mass, तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट देखो, ये मास परसेंटेज दे रखा है किसका? शुगर का, सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम शुगर प्रेजेंट है। ठीक है जी, यानी कि ये बता रहा है कि इट मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम चीनी मौजूद है। या फिर मैं इसे ऐसे भी समझ सकता हूं कि 10 ग्राम ऑफ शुगर हैज बीन डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। सिंपल सी बात है कि या तो आप ये कह लीजिए कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम चीनी है, या फिर कह लो 90 ग्राम पानी के अंदर 10 ग्राम चीनी को घोला गया, क्योंकि तभी तो 100 ग्राम सॉल्यूशन बनेगी। भाई अगर 100 ग्राम में 10 ग्राम चीनी, तो 90 ग्राम क्या है? पानी है। ठीक है ना? तो आप इसको ऐसे भी अंडरस्टूड कर सकते हैं और ऐसे भी अंडरस्टूड कर सकते हैं। आई एम श्योर मास परसेंटेज सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म था और ये तीन फॉर्मूलाज यहां पर हमारे पास निकल कर आए हैं। ठीक है, बाकी की जो दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो भी इनसे लगती जुलती मिलती जुलती हैं। बस फर्क सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का ये है कि वहां पर हम मासेस की बात कर रहे हैं और अब आगे वॉल्यूम की बात होगी। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा अगला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो मैं यहीं पर चेंज कर दे रहा हूं बेटा, समझिएगा आप उसको। हमारा जो अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है वॉल्यूम परसेंट। क्या है बेटा? वॉल्यूम परसेंट, या फिर परसेंट बाय वॉल्यूम, या फिर कह सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। परसेंटेज कंपोजिशन में तो तीनों आते हैं, परसेंट, मास परसेंट, परसेंट बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तीनों स्टार्टिंग के कॉन्सेंट्रेशन वो परसेंटेज कंपोजिशन में तो आते ही आते हैं। इसको डिनोट करेंगे बेटा किससे? अब आप खुद ही बता दीजिए। ऑब्वियस सी बात है V/V% से। किससे डिनोट करेंगे? V/V% से, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। और इसको डिफाइन कैसे करा जाता है? इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सल्यूट। देखो मैं इसलिए पेन से चेंज करके लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन मिलीलीटर्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बस जस्ट इतना फर्क है, पहले मास के टर्म्स में बात हो रही थी, अब वॉल्यूम के टर्म में, कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना ml सल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज वॉल्यूम परसेंट या फिर परसेंट बाय वॉल्यूम। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई? वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट V/V% इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में 10⁻², यानी कि 100। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा V/V% इज इक्वल टू सल्यूट का वॉल्यूम, वॉल्यूम रिप्रेजेंट करते हैं V से, और क्योंकि सल्यूट की बात हो रही है तो यहां लिख देंगे B।
सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम प्लस सॉल्यूट का वॉल्यूम और इनटू में 10 का पावर 2, दैट्स ऑल। ठीक है, और यहां पर वॉल्यूम फ्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता जैसे वहां पर मास फ्रैक्शन था। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम परसेंट दे रखा है तो व्हाट डज इट सिग्निफाई, वो क्या सिग्निफाई करता है। जैसे मैंने आपसे कहा 10% solution of SO2 in air, ठीक है, या फिर कह लेते हैं 10% solution of SO2। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है मींस 10 ml of SO2 is present in 100 ml of solution। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 10 ml SO2 मौजूद है, या फिर क्या कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट कह सकते हैं जैसे वहां पर आपको बताया गया था। दिस इज द सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, नॉट सो इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप देखो इस पूरे के पूरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कहीं पर भी मास की बात हो रही है, ये इसमें इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ वॉल्यूम का, चाहे फिर वो सॉल्यूट का वॉल्यूम हो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो, लेकिन सिर्फ इन्वॉल्वमेंट है वॉल्यूम का। और क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होगा, तो अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो ये भी चेंज हो जाएगी, इसलिए ये अपने आप में क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और इससे पहले वाली मैं बताना भूल गया था, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ मास की ही बात हो रही थी, वॉल्यूम की बात नहीं हो रही थी बच्चों। ठीक है ना, और मास टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है हमेशा, इसलिए वो क्या थी हमारी, वो बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थी, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल मूव अहेड, हम अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बेटा, वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या है बेटा, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसको मैं डिनोट कर देता हूं W यानी कि मास बाय वॉल्यूम यानी कि V परसेंट। और इसको डिफाइन कैसे करा जाता है बेटा, तो इसको डिफाइन हम कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml सोल्यूशन में कितना ग्राम सल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सल्यूट। समझ गए होंगे, तीनों इंटरकनेक्टेड है अपने आप में। ठीक है जी। फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 का पावर 2। ठीक है, अगर मैं इसको सिंबलाइज करूं तो W बाय V परसेंट इज इक्वल टू WB यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि VA प्लस VB और इनटू में 10 का पावर 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग या फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन इन मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इज दैट क्लियर और नॉट, बताइए। ये हमारी 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने पढ़ ली, और ये तीनों की तीनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म कहीं ना कहीं किस कैटेगरी में आती हैं, ये तीनों की तीनों कहीं ना कहीं कैटेगरी में आती हैं। बेटा किस में, बताइए किस कैटेगरी में आती हैं, परसेंटेज कंपोजिशन की कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, अब आप यहां देखिए, ये है मास, टेम्परेचर के चेंज होने से इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम तो फ्लक्चुएट करेगी, सॉल्यूशन की वॉल्यूम पे तो फर्क पड़ेगा, और अगर वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा तो इवेंचुअली इस पर भी फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। दैट मींस क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही ये हमारा क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगी, एक्सपेंड करे या कॉन्ट्रैक्ट करे, जनरली तो एक्सपेंड ही करती है, और अगर वॉल्यूम चेंज होगी तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकल कर आता है, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, ppm। उसे डिस्कस तो हम कल करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, लेकिन कहीं ना कहीं एक
आइडिया दे देता हूं मैं, रफ एंड टफ आइडिया कि सर हमने 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ लिया, तो ये जो चौथी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है इसमें ऐसा क्या खास है कि हम इसको भी पढ़ रहे हैं बेटा। तो इसमें खास ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि अगर किसी सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है वो ट्रेस क्वांटिटीज में पाया जाए, ट्रेस क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, बहुत कम मात्रा में, बहुत बहुत कम। आप ऐसा मान के चलो कि 1 लीटर सोल्यूशन है और 1 लीटर नियर अबाउट बराबर होता है 1000 ग्राम के, यानी कि लगभग 1000 ग्राम सोल्यूशन है और उस 1000 ग्राम में लगभग 0.002 ग्राम सोल्यूट है। तो 1000 ग्राम के सामने ये 0.002 वैल्यू तो बहुत छोटी है। तो जब किसी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट बहुत 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 कम मात्रा में होता है तो ऐसे सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का बढ़िया तरीका होता है इन पीपीएम। वहां हम सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ ppm, ठीक है ना। इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूशन इन ppm। अब ppm में आप समझते हैं पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख से, यानी कि 10 की पावर 6, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। 10 की पावर 6 ग्राम यानी कि 10 लाख ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज ppm बाय मास। उसी को आप क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन है, ppm बाय मास। जितने भी बड़े बड़े शहर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह होते हैं, उन शहरों के अंदर जो प्रदूषण स्तर होता है वो मापा जाता है ppm में, यानी कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को आप मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ppm, ठीक है जी। तो उसमें इवेंचुअली क्या करा जाता है, आप देखते हैं कि 10⁻⁶ यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम के अंदर, 10⁻⁶ यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम के अंदर पॉल्यूटेंट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो वही आपको क्या दे देगा, ppm बाय वॉल्यूम। मास के टर्म में भी ले सकते हैं ppm बाय मास, क्योंकि सिंस जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि लगभग आप ये मान के चलो कि 10⁻⁶ वॉल्यूम ऑफ एयर के अंदर, यानी कि एयर के 10⁻⁶ वॉल्यूम के अंदर 10 ml SO2 प्रेजेंट है। तो दैट मींस यहां जो SO2 की मात्रा है वो 10 ppm है। इसको 10 ml ना लिखे, हम 10 ppm लिखेंगे बेटा, ठीक है ना। खैर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ppm को कल। इवन वाटर की जो हार्डनेस होती है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से होती है। तो उन कैल्शियम और मैग्नीशियम की सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को भी आप किस में मेजर करते हैं, ppm में ही मेजर करते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी फिर हम देखेंगे। बट मेरा पहले टारगेट ये है कि इवेंचुअली मैं सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म पहले आपको पढ़ा दूं और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आए, ठीक है ना। फॉर्मूला एक साथ एक शीट पर लिखते रहिएगा, एक A4 शीट ले लीजिए और उस पर जितने भी फॉर्मूलाज मिलते जा रहे हैं वो सब लिखते रहिएगा। मूल कंसेप्ट के फॉर्मूलाज और सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म के फॉर्मूलाज आपकी स्टडी टेबल के सामने होने चाहिए, तभी आप एक्यूरेटली सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं आएगी न्यूमेरिकल्स में। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है ना। तो जो बायोलॉजी स्टूडेंट है वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं होगी। कॉन्सेप्चुअली आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी कि न्यूमेरिकल में क्या दिया है, क्या फॉर्मूला लगना है, कैसे वैल्यूज पुटअप करनी है। बस सॉल्व करना आपके हाथ में है कि कितना फास्टली या कितना स्लोली आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू ओनली मेंटेन द स्पीड, नथिंग एल्स, और कुछ आपको मेंटेन नहीं करना। चलिए धन्यवाद, मैं आज आपसे यहीं विदा लेता हूँ। जितने भी बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ उसको लाइक शेयर कमेंट करा करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो। जितना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रेरित होंगे आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहिए और हमारे इस चैनल को एक बढ़िया हाइक पर पहुंचाने में हमारा सहयोग करें, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया ये क्लास लेने के लिए। ये जितने भी लोग ये क्लास ले रहे हैं, थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।